आज तो गुजरात में सबसे पहले वडोदरा में हरणी झील हादसे की खबर की बात करेंगे। गुरुवार दोपहर वडोदरा की हरणी झील में 12 स्कूली बच्चे और 2 टीचर्स की डूबने की वजह से मौत हो गई थी। शहर में सन्नाटा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां शहर में उत्साह और उमंग का माहौल था, वहीं अब सब जगह मातम नजर आ रहा है। प्रशासन ने 18 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, 5 को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या इस हादसे से शहर कोई सबक लेगा? कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ एक पिता के कंधे पर उसके बच्चे का जनाजा होता है। आज बड़ोदरा इसी गम को सह रहा है। पूरा बड़ोदरा हरणी झील हादसे के बाद सख्ते में है। घरों के चिराग काल की आंधी में असमय ही बुझ गए, मानो पूरा बड़ोदरा रो रहा हो। जब इन बच्चों की अंतिम यात्रा निकली, 10 साल की रोशनी, 10 साल की ऋत्वी प्रतीक शाह, 10 साल की जहाबिया, 10 साल का विश्व कुमार, 10 साल का रियान हारून, 9 साल की शकीना शौकत, 9 साल की अलीशा बानू, 8 साल का मुआवजा मोहम्मद, 8 साल के नैन्सी राहुल, 9 साल की आयात अल्ताफ, 11 साल की आसिया फारूक और 13 साल का आयान गांधी। कुछ ही घंटे फूल से ये बच्चे पिकनिक मनाने की खुशी से चहक रहे होंगे, लेकिन जिस बोट में 14 की जगह थी, वो 27 लोगों के बैठने से ऐसी डूबी कि पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। 2 टीचर 45 साल की फाल्गुनी बेन और 45 साल की ही छाया बेन भी बच्चों की जिंदगी बचाते मौत के मुंह में समा गई। व्यवस्था की लापरवाहियों ने एक झटके में 14 जिंदगियों को लाश में बदल दिया। आप सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि आज हमारे शहर का एक बहुत गमनाक वाकया बना है। नन्हे मुन्ने बच्चे जो ऊपर पहुंच चुके हैं। कल इनके माँ बाप के साथ सोए हुए थे, आज आपके सामने कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। हादसे के बाद देर रात तक झील में लापता 2 लोगों की खोज की जा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी खुद बड़ोदरा पहुंच गए थे। पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। पहली जो नज़र से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजर्स इसमें प्योरली दोषी दिखाई दे रहे हैं और उन पे सभी एक्शंस लेने के लिए जो कोई टीम है और इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने काम चालू कर लिया। मुआवजा कुछ जाहिर किया गया सर? खास तौर पे प्रधानमंत्री जी द्वारा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ऐसे लोगों के लिए 2 लाख रुपए और जो इजाग्रस्त है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको 50,000 रुपये मुआवजा दिया गया। और राज्य सरकार द्वारा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ऐसे परिजनों को 4 लाख रुपए और जो लोग अस्पताल में भर्ती है, उनको 50,000 रुपये मुआवजा डिक्लेयर किया गया। उधर शुक्रवार सुबह बड़ोदरा की हरणी झील पर मौत की शांति पसरी थी। बहुत से तमाशबीन अभी भी हादसे की खबर सुनने और देखने समझने चले आए। झील के पास कपड़े, चप्पल, बैग यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। वो अभागा बोट भी झील से बाहर पड़ा था, जिसकी गोद में बैठकर पिकनिक मनाने आए बच्चे मौत की नींद सो गए। अभी भी ये हरणी तालाब में कुछ 2 लोग लापता है, ऐसी बात चल रही है और उसकी वजह से सुबह से भी लोकल जो फायर ब्रिगेड की टीम है, उनके द्वारा यहाँ पे जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कल गृह मंत्री हर्ष संघवी ने साफ बताया था कि इसमें जाँच की जाएगी और इसकी जाँच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर को दी गई है। हालांकि ऐसा नहीं था कि इस हादसे का डर नहीं था, लेकिन सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए हरणी झील में पर्यटन के जरिए पैसा कमाने का धंधा चलता रहा। आज बड़ौदा शहर ने इतना बड़ा लॉस भुगता है, जो बच्चों के पेरेंट्स ने आज जो भुगत रहे, ये कंडीशन नहीं आई होती तो हमारी डिमांड है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स या जो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है, शुरू से इसकी जांच होनी चाहिए और सारे जो कल्प्रिट्स है सब पे क्रिमिनल केस फाइल होने चाहिए। पर हर जगह आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट ऑपरेट किया जाता था। इस मामले में बड़ोदरा के पेरेंट्स एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कल बड़ोदरा के अंदर जो घटना घटी, वो पूरा बड़ोदा संस्कार नगरी को आंसू में डुबा दिया। मूल वस्तु ऐसा है कि ये कब तक हम सहन करते रहेंगे। गुजरात के अंदर और बड़ोदा के अंदर ऐसा करुण घटना, जहाँ पे स्कूल के बच्चे अपना जान गुमा देते हैं, जब तक एक पनिशमेंट, ऐसा पनिशमेंट जो पब्लिक के नज़र में एक डर पैदा करे। कि अक्सर ये होता है कि मालिक छूट जाते हैं और कोई एक मैनेजर को आरोपी बना के पुलिस के सामने हाजिर करके हासिल गुनहगार उसमें से चटक जाते हैं।
उधर सनराइज स्कूल का प्रबंधन अभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर सारा ठीकरा उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर फोड़ रहा है जिन्होंने हरणी झील में स्कूली बच्चों की पिकनिक की व्यवस्था की थी। उनको कि ये बच्चे ओवरलोड है, आप मत बिठाओ उनको। उन लोग ने बिठा दिया और उसके बाद भी बोट उन्होंने तुरंत चालू कर दी। लाइफ जैकेट भी कम थे। टीचर मानसी मैडम ने बोला कि लाइफ जैकेट भी नहीं है हमारे पास, टीचर्स को भी नहीं पहनाया और बच्चों को सिर्फ 7-8 लाइफ जैकेट बच्चे लोग नहीं पहने थे, दूसरे ने पहने थे और वो लोग बोट निकल गए। और हमने उनको ऐसा भी बोला कि हम मतलब टीचर ने ऐसा भी बोला कि हम चल के जाएंगे, हमको वहाँ नहीं जाना है वो बाजू, क्योंकि बस वो बाजू थी तो वो शायद हमको नहीं चल के, इतना ओवरलोड मत कीजिए प्लीज़। लेकिन हमारी एक नहीं सुनी उन्होंने। ये बात सही है कि खाने पीने से लेकर बोटिंग की सारी जिम्मेदारी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास रही होगी, लेकिन सवाल है कि बच्चों की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की थी, तो फिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? स्कूल प्रबंधन ने पहले ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि बोट में क्षमता से ज्यादा बच्चों को नहीं बिठाया जाए? बोटिंग के लिए जरूरी लाइफ जैकेट्स और झील के पास लाइफ गार्ड्स की व्यवस्था क्यों नहीं की थी? कहा जा रहा है कि वाटर पार्क में पिकनिक का प्रोग्राम बना था, फिर बच्चों को हरणी झील जैसी जोखिम वाली जगह पर क्यों ले जाया गया? बड़ोदरा नगर निगम ने पहले के हादसों को ध्यान में रखते हुए यहाँ सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं की थी? લેટ નાઇટ સુધી તક તમામ લોકોના પોસ્ટમોર્ટમ થયા અને એના વાલી વારસોને એના ડેડ બોડી સોંપવામાં આવેલી છે અને આ બનાવ ગઈકાલે જો બનાવ ત્યારે તાત્કાલિક અલગ અલગ પ્રકારની ટીમો ત્યાં પહોંચીને જો કાર્યવાહી કરતી હતી, બચાવ અને રેસ્ક્યુ પહેલે ટોપ પ્રિયોરિટી હતી। રેસ્ક્યુ કરવામાં આવેલા બાજુમાં જાનવી હોસ્પિટલ આવે છે જો એકદમ હાર્ડલી 1-2 મિનિટના રસ્તે ઉપર છે, ત્યાં જો ઈજા પામનારોને શિફ્ટ કરવામાં આવેલા, अमुक लोगों ने एसएसजी खाते शिफ्ट करवामा आवेला। कई सवाल और भी हैं जिनके जवाब उन लोगों से लिए जाएं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। बहरहाल इस घटना के बाद कॉरपोरेशन ने तालाब को सील कर दिया है और नोटिस चिपका दिया है। हरणी झील में बोटिंग और फूडिंग आदि का प्रबंधन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के भी अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुक्रवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ोदरा में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होने थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद अब सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिए गए हैं। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। वडोदरा का हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। यहाँ पहले भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। करीब 1.5 साल पहले मोरबी का हादसा भी लापरवाहियों का ही नतीजा था। लेकिन देश में जिंदगी की शायद कोई कीमत नहीं। यहाँ सब चलने वाला एटीट्यूड हर जगह नजर आता है। कोई हादसा भी हो जाए तो 1-2 दिन के बाद हल्ला मचेगा, फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगेगा। अरब सागर में स्थित गुजरात के पर्यटन स्थल बेट द्वारिका पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। हम इस वीडियो की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन आप खुद देख लीजिए एक महिला किस तरह से नाव पर सवारियों को लादे जाने से खफा है और उसका एक ही सवाल है कि अगर कोई हादसा हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। द्वारिका में किस तरीके से तीर्थ यात्रियों और मुसाफिरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है ये आपने देख लिया। लेकिन वडोदरा हादसे का फिलहाल असर ये हुआ है कि प्रशासन के आदेश से तीर्थ स्थल बेट द्वारिका जाने वाली नौका में लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर सख्त व्यवस्था का आदेश दे दिया है। बेट द्वारिका तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अरब सागर में 4.5 किलोमीटर की दूरी यात्री जो हैं वो बोट से तय करते हैं। कुछ पैसे ज्यादा कमाने के लालच में इन बोटों पर क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठा दिया जाता है। हालांकि यहां और भी कई समस्याएं हैं। मोरबी हादसे के आरोपी ओरेवा कंपनी के मैनेजर दिनेश कुमार दवे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की तरफ से दिनेश कुमार दवे की जमानत नहीं देने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मैनेजर के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हादसे के पीछे मैनेजर की सीमित भूमिका थी। आपको यह भी बता दें कि 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में केबल ब्रिज टूटने की वजह से 135 लोगों की जान चली गई थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों को राहत देने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने 21 जनवरी तक दोषियों को सरेंडर करने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को गुजरात सरकार से मिली माफी को खारिज करके सभी दोषियों को सरेंडर करने के लिए कहा था। इस मामले में 5 दोषियों ने अलग अलग कारण बताते हुए सरेंडर की तारीख को बढ़ाने की मांग की थी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बिखराव तेज हो चुका है। गुजरात कांग्रेस के एक और विधायक जी.से चावड़ा ने इस्तीफा दिया है। चावड़ा गुजरात के वीजापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को सौंप दिया है।
सीजे चावड़ा के इस्तीफे के बाद हमारे संवाददाता अतुल तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है, आगे की योजनाओं पर जिक्र किया है। देखिए ये खास बातचीत। कांग्रेस के सीनियर नेता सीजे चावड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज सुबह कांग्रेस के सभ्य पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही में विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। सीधा उन्हीं से बात करेंगे। सीजे चावड़ा जी, लगातार कांग्रेस के एक बाद एक विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, आप दूसरे विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। कई और विधायकों के भी नाम सामने आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं। पर आपकी अगर बात की जाए तो लगातार आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे, क्या ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से आपको इस्तीफा देना पड़ा? आज मैंने कांग्रेस पार्टी में से और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, वो सही बात है। मैंने हमारे कांग्रेस पार्टी के मेरे कार्यकर्ताओं और मेरे साथ जुड़े हुए नेताओं के साथ बातचीत करके आज मैंने ये डिसीजन लिया है और मैंने इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या है, कौन सी वजह से मैंने इस्तीफा दिया है, वो बाद में भी बताएंगे। आज मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, वो सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। वजह की बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कांग्रेस करती रही है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें। क्या इन सब भी कोई बात वजह रही? नहीं, वो वजह तो ठीक है, लेकिन राम मंदिर की जो बात अभी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद आज अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है और प्रतिष्ठा का यश हमारे दिग्गज नेता नरेंद्र भाई मोदी को मिल रहा है। तो इसमें कोई खामी क्या है, इसमें क्या कमियां हैं, तो हमको इसकी टीका टिप्पणी करनी चाहिए। फिर भी कांग्रेस पार्टी जो करती है, उनसे कांग्रेस के कई नेताओं मेरे सही नाराज थे। अच्छा, खास करके अगर बात की जाए तो अब तक जितने भी चुनाव हुए, हर बार कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री का भी विरोध करती रही, गृह मंत्री अमित शाह का भी विरोध करती रही, कई बार अपशब्द भी बोले गए। आप भी उन नेताओं में शामिल रहे कांग्रेस के जिन्होंने अपशब्द कहा। आप तो लोकसभा का चुनाव भी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लड़े। तो कैसे अब आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बातें भी कही जा रही हैं कि आप भाजपा में ही जुड़ेंगे, तो कैसे आगे जाके आप काम कर पाओगे? डेमोक्रेसी की ये तो मज़ा है। डेमोक्रेसी में आज कोई किसी का दुश्मन भी नहीं होता है, कोई किसी का मित्र भी नहीं होता है, लेकिन जो समय में जो बात चलती है वो बातों में सम्मिलित होकर लोग काम करते रहते हैं। मैं आज जो बात चल रही है, आज जो गुजरात के विकास के प्रवाह की बात चल रही है, आज को देश में नरेंद्र मोदी के पीछे लोग उनकी बातों में और उनके विकास की बातों में, उनकी राम मंदिर की बातों में पॉजिटिव है, तब उनसे नेगेटिव बात करनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो भी कोई विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, हर बार कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की तरफ से कहा जाता है ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से, बीजेपी के खिलाफ लड़ नहीं पाने की वजह से तमाम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। आपका वजह क्या रही? क्या आपको भी कोई ईडी, आईटी, सीबीआई का डर रहा या क्या वजह रही? नहीं, ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स, ये सभी मेरे खिलाफ कुछ काम नहीं किया है और कुछ है भी नहीं। और मेरा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, मेरा कोई ऐसा धंधा नहीं है, मेरा कोई ऐसा कारोबार में मैं सम्मिलित नहीं हूँ कि ये लोग मेरे पीछे आके कुछ करे। हर बार क्यों ऐसे कांग्रेस और आप कहती रहती है? कांग्रेस तो कहती रहती है, बार बार कहती रहती है, इसलिए कि वो उसके नेता हो जो 300 करोड़ रुपया अभी हमने आपने देखे होंगे कि जिसके अलमारी में से 300 करोड़ नगद के ईडी को मिले, इनकम टैक्स को मिले, तो वो लोग तो बोलते ही रहेंगे, जिसके घर में से निकलेंगे वो तो बोलते ही रहेंगे कि हमारे साथ खिलाफ ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकल चुकी है, गुजरात में भी वो आने वाले दिनों में आनी है। लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और आप इस्तीफा दे रहे हो क्योंकि आप एक लहर की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है? फ़ायदा गैरफायदा बोलने के लिए मैं आज नहीं बोल सकता, इसलिए कि मैं अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा या गैरफायदा होगा, उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो राहुल गांधी की सोच है और कांग्रेस पार्टी की सोच है। वो जो मुद्दे हैं, वो मेरे को जो मुद्दे पसंद नहीं आए, इसलिए मैं आज कांग्रेस में राजीनामा दे रहा हूँ। चुनावी रणनीति में आप माहिर रहे हैं, कांग्रेस का भविष्य कैसे देख रहे हैं? अभी क्या बताऊँ, लेकिन कल से मेरे को पूछेंगे तो बताऊँगा, आज तक छोड़ो मेरे को। तो कल कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, कल तो मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके मेरे कार्यकर, मेरे साथ जुड़े हुए नेताओं के साथ मिलकर बात करके क्या करना है, क्या रणनीति करना है, वो मैं करूँ। बीजेपी आमंत्रित करेगी तो सोचेंगे, वो भी सोचेंगे।
तो बीजेपी के आमंत्रण का सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इंतज़ार है, क्योंकि बात कही जा रही है कि अगर कार्यकर्ता अगर कहेंगे तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और जिस प्रकार से सीजे चावड़ा जो कि सीनियर नेता कांग्रेस के रहे हैं, उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि बार बार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो निवेदन सरकार के खिलाफ, खास करके प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए हैं, वो ठीक नहीं है। जब पूरा देश राममय हो चुका है और ऐसे मौके पर भी राम मंदिर का भी विरोध और वहाँ पर न जाना, ये सबसे बड़ी वजह फिलहाल उनके द्वारा बताई जा रही है इस्तीफा देने के पीछे। कैमरामैन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, गांधीनगर। चुनाव से पहले कांग्रेस का जो कुनबा है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, तो बीजेपी उन इलाकों में जहां वो कमजोर है अपनी ताकत को झोंक रही है। बीजेपी गुजरात के आदिवासी बहुल जिलों में समर्थन बढ़ाने के लिए वन सेतु चेतना यात्रा लेकर निकली है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। गुजरात में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी हर मोर्चे पर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है और उसकी वानगी है ये 3 तस्वीरें, और ये गुजरात बीजेपी की तैयारियों को बताने के लिए काफी है। पहली तस्वीर सूरत के उधना विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पार्टी अध्यक्ष CR पाटिल कार्यकर्ताओं के साथ दीवार पर मोदी सरकार का स्लोगन लिखकर चुनावी अभियान शुरू करते हैं। दूसरी तस्वीर सीएम के गृह क्षेत्र घाट लोधिया की है, जहां पर वो दीवार पर कमल फूल की बॉल पेंटिंग बनाकर चुनावी अभियान का शंखनाद करते हैं। तीसरी तस्वीर नवसारी जिले की है, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ पार्टी अध्यक्ष CR पाटिल मिलकर वन सेतु चेतना का आगाज करते हैं। इस यात्रा का मकसद आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले आप इस रथ को जरा गौर से देखिए, जो हूबहू राम मंदिर के थीम पर बनाया गया है, और यही विशाल रथ गुजरात के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पार्टी अध्यक्ष CR पाटिल ने नवसारी से वन सेतु चेतना यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये वन सेतु यात्रा लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये यात्रा उन 12 जिलों को कवर करने वाली है जिनमें गुजरात की 1/3 आदिवासी आबादी रहती है। 5 दिनों तक चलने वाली वन सेतु चेतना यात्रा गुजरात के 12 जिले डांग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा, पंचमहल, छोटा उदयपुर, दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा और बनासकांठा के 51 तालुकाओं से होकर गुजरेगी और 3 लाख आदिवासियों तक सरकार की उपलब्धि और विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाएगी और बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में जाकर समाप्त होगी। वन सेतु चेतना यात्रा का प्रारंभ हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और हमारे प्रदेश से अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहब ने यहाँ उन्नाई से करवाया है। आज ये रथ यहाँ से शुरुआत हुई है, तो ये 5 दिन चलेगी और ये यात्रा में जो रास्ते में 14 जिले आते हैं, इसमें 50 से तहसील आते हैं। तहसील के लोग ये यात्रा के अंदर शामिल होने वाले हैं। तकरीबन 3 लाख से ऊपर लोग ये यात्रा के अंदर जुड़ने वाले हैं। अब इस यात्रा के चुनावी मायने समझिए। जब से आदिवासी नेता चैतर वसावा की गिरफ्तारी हुई है, तब से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आदिवासी समुदाय खुलकर चैतर वसावा का समर्थन करने में जुटे हैं, जिसकी तस्वीरें केजरीवाल की चुनावी रैली में दिखाई दी और इसी बात का डर बीजेपी को सताया जा रहा है, कहीं आदिवासी वोट बैंक खिसक कर विपक्षी पाले में न चला जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी हर चाल फूंक फूंक कर चल रही है और हर मोर्चे पर हर समुदाय का वोट साधने में लगी है, क्योंकि बीजेपी 24 के रण में कोई चूक नहीं करना चाहती। नवसारी से रौनक जानी और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए गुजरात से साधु संतों की टोली शुक्रवार को अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए हवाई सेवा शुरू होने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इन साधु संतों के लिए हवाई यात्रा की व्यवस्था की है। आज 20 से अधिक साधु संत जय श्री राम के नारों के साथ विदा हुए हैं। इस मौके पर साधु संतों ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए लंबा संघर्ष पूर्ण हुआ है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, कितने लोगों को न्योता गुजरात से दिया गया है? आज कितने लोग जा रहे हैं? गुजरात पूरे देश भर में 4000 संत अयोध्या में उपस्थित रहने वाले हैं। गुजरात में 370 संतों को आमंत्रण मिला है और सभी लोग जाने वाले हैं। आज इसमें से कितने लोग, लगभग 16 लोग आज अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाला है। उनका पहला जत्था जो है वो संतों का निकल रहा है। हम उन सबको विदाई करने के लिए और शुभेच्छा देने के लिए आए हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने कार सेवक बलिदान हो गए सबके लिए वहाँ भगवान रामचंद्र जी के सामने प्रार्थना करें और उनके आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना करें और देश में राम राज्य की स्थापना हो, ऐसे प्रार्थना करें।
अब रुक करेंगे मुंबई के डोंबिवली इलाके का, जहां किताबों से राम मंदिर की झांकी बनाई गई है। 62,500 किताबों से राम मंदिर की इस रेप्लिका का निर्माण किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर की ये भव्य प्रतिमा दूर से ही लोगों को आकर्षित कर रही है। नजदीक जाकर इसको देखने पर कोई भी चकित हो सकता है। दरअसल इसका निर्माण न लकड़ी से किया गया है, न ही फाइबर या किसी और सामग्री से, बल्कि इसे तो किताबों से बनाया गया है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 62,500 किताबों से राम मंदिर की इस रेप्लिका का निर्माण किया गया है। डोंबिवली के सावला राम खेल परिसर में कलाकार सिद्धेश बागवे ने 30 दिन यानी 1 महीने में इसे बनाकर पेश कर दिया। इसे मराठी और अंग्रेजी किताबों से बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि किताब से बनी ये देश में राम मंदिर की पहली अनुकृति है। आम लोग यहाँ 19 जनवरी से अगले 10 दिनों तक इसे देख सकेंगे। वहीं दूसरी ओर वडोदरा में कलाकार दर्शित साहू ने राम मंदिर की सबसे छोटी 3D प्रतिमा का निर्माण करने का दावा किया है। दर्शित साहू ने 3D प्रिंटर के जरिए अयोध्या के राम मंदिर का ये मॉडल तैयार किया है, जो आसानी से उंगलियों के बीच समा सकता है। मंदिर के इस मॉडल का निर्माण करके दर्शित ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। देश भर में भक्ति भावना का, अयोध्या के लिए भक्ति भावना का माहौल चल रहा है। हर लोग अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं 13 साल से 3D प्रिंटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा योगदान 3D प्रिंटिंग से ही कुछ करने का था। तो इसीलिए मैंने सबसे छोटी मूर्ति बनाई, अयोध्या का मिनिएचर मॉडल बनाया हुआ है 12 बाई 7.5 बाई 5 mm हाइट का, जो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक किया हुआ है। कुल मिलाकर राम मंदिर के प्रति न केवल लोगों की आस्था और श्रद्धा अलग अलग रूपों में सामने आ रही है, बल्कि कला के नए नए आयाम भी इसके जरिए देखने को मिल रहे हैं। डोंबिवली से मिथिलेश गुप्ता और वडोदरा से दिग्विजय पाठक,